आज हम लोग चर्चा करेंगे कानून के शासन की सीमाओं के ऊपर कि रूल ऑफ लॉ व्यवहार में किन तत्वों से प्रतिबंधित होता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की, विशेष रूप से न्याय व्यवस्था की, ये एक प्रमुख विशेषता है और दुनिया के तमाम उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। कानून के शासन की स्थापना की गई है, लेकिन व्यवहार में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कानून के शासन की धारणा को सीमित करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि सरकारी अधिकारियों को जो विवेकात्मक अधिकार दिए गए हैं, वो विवेकात्मक अधिकार कानून के शासन की इस धारणा के विपरीत है कि सब कुछ, सारे कार्यों का संपादन किन कानूनों के माध्यम से होगा, या तो संवैधानिक कानूनों के माध्यम से या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से होगा। लेकिन व्यवहार में नाना व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सभी सरकारी अधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करने की छूट दी जाती है, क्योंकि कानून एक समय विशेष में बनाया जाता है जबकि सामाजिक जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाए, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए जो अचानक उपस्थित होती हैं, इसके लिए सरकारी अधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करने की छूट दी जाती है और ये विवेकात्मक अधिकार कानून के शासन पर एक प्रतिबंध लगाते हैं। इससे कानून के शासन की धारणा सीमित हो गई है। दूसरे, सभी देशों की तरह खासतौर से ब्रिटेन में लोक सेवकों को विशेष दर्जा दिया गया है किन्हीं कानूनों के तहत। कानून का शासन क्या कहता है कि सभी समान हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो या आम नागरिक हो। कानून का उल्लंघन करने पर सभी को समान रूप से दंडित किया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में 1882 में एक कानून पास किया गया, लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम क्या कहता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 महीने के भीतर ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। जबकि एक आम नागरिक के विरुद्ध कोई भी मुकदमा किसी भी समय पेश किया जा सकता है। उसने अपराध आज किया है, 10 साल बाद भी उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन लोक सेवकों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जब अपराध किया है तो उस अपराध के 6 महीने के भीतर ही उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। अगर 6 महीना बीत गया है तो वो काल तिरोहित समझी जाएगी, यानी अपराध करने के बावजूद भी उस सरकारी कार्मिक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, अगर कोई आम नागरिक किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाता है और उस मुकदमे में सरकारी अधिकारी का अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को मुकदमे की कार्यवाही का जो भी खर्च आता है वो वहन करना होता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कानून के शासन के विपरीत हैं, क्योंकि ये आम नागरिक की तुलना में सरकारी अधिकारी को विशेष दर्जा प्रदान करती है, जबकि कानून का शासन कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो ये एक अपवाद है और साथ ही एक सीमा भी है कानून के शासन के ऊपर। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो भी
व्यवहार में कानून के शासन पर एक प्रतिबंध आरोपित करता है, क्योंकि कानून के शासन में सर्वोच्चता किसकी मानी जाती है, संवैधानिक कानून की या संसद द्वारा बनाए गए कानून की। जबकि व्यवहार में क्या होता है कि अधिकांश कानूनों का निर्माण लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि संसद आज के तकनीकी युग के अनुरूप कानूनों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी जानकारी नहीं है और उतना समय भी नहीं है। इसलिए आजकल वो केवल कानून की गाइडलाइन तय कर देती है और बाकी उस गाइडलाइन के भीतर रहते हुए सारे कानूनों को अंतिम रूप लोक सेवकों के द्वारा दिया जाता है। इसको प्रदत्त विधायन कहते हैं, यानी संसद ने अपना कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया है, लोक सेवकों को दे दिया है, प्रशासकों को दे दिया है। तो व्यवहार में इन प्रशासकों द्वारा बनाए गए कानूनों की मान्यता स्थापित हो जाती है, सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है, जो कि रूल ऑफ लॉ की सैद्धांतिक स्थिति के विरुद्ध है। ये उस पर एक प्रतिबंध आरोपित करता है, उसकी एक सीमा है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी प्रशासनिक विधियां और न्यायालय विकसित हुए हैं। वैसे तो प्रशासनिक विधियां और न्यायालय फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था की विशेषता है, क्योंकि वहां पर साधारण नागरिकों से भिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग कानून है और उनके मुकदमों की सुनवाई प्रशासनिक न्यायालयों में होती है, सामान्य न्यायालयों में नहीं होती। फ्रांस में, ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है। सैद्धांतिक तौर पर सभी के मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में होती है, चाहे सरकारी कार्मिक हो या आम नागरिक हो। लेकिन व्यवहारतः ब्रिटेन में भी बहुत सारे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स का विकास हुआ है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई होती है। जैसे जीवन बीमा प्राधिकरण में जीवन बीमा से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं, उनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई होती है। ऐसे ही सैनिक न्यायालयों के द्वारा सेना के कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई की जाती है। और ये न्यायाधिकरण चूंकि कम खर्चीले हैं, आसानी से शीघ्रता पूर्वक न्याय यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए व्यवहार में ये खूब लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इस कंसेप्ट को ब्रिटेन में भी अपनाया जाने लगा है कि एक खास विभाग के कार्मिकों की सुनवाई के लिए, मुकदमों की सुनवाई के लिए एक खास प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जाए और वो न्यायाधिकरण उस विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई करे। जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया गया है। और यहाँ पर चूंकि जल्दी न्याय मिल जाता है, सस्ता न्याय मिलता है, कम खर्च में मिलता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर भी करते हैं, इसको इन न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई को तरजीह भी देते। लेकिन इन न्यायालयों के विकास से, प्रशासनिक विधि की धारणा के विकास से ब्रिटेन में भी रूल ऑफ लॉ सीमित होता चला जा रहा है। ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देशों में जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं, उनको आम नागरिकों से भिन्न कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हैं। क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून की नजरों में सभी समान हैं, सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे, सभी के लिए एक जैसे न्यायालय होंगे, एक जैसे नियमों के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही
की जा सकती है। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटेन का जो सम्राट है, जो राज्य का अध्यक्ष है, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता। ये विशेषाधिकार उसको प्रदान किया गया है उसके पद के सम्मान को बनाए रखते हुए। भारत में भी अगर आप देखें तो राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में पेश होने का आदेश नहीं दिया जा सकता। साथ ही ये राज्याध्यक्ष न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान करने का अधिकार भी रखते हैं। अगर साधारण न्यायालय स्थापित हैं, सभी के लिए मुकदमों की सुनवाई हो रही है, तो न्यायालय द्वारा जो दंड दिया जा रहा है वो दंड भी अंतिम होना चाहिए, तभी रूल ऑफ लॉ स्थापित होगा। लेकिन सभी देशों में अमूमन जो राज्याध्यक्ष होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया है, मृत्युदंड दिया है, तो वो उसके अपराध को, उसके दंड को कम कर सके या माफ कर सके। मृत्युदंड को वो आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है या एकदम से उसे क्षमादान दे सकता है। एक साथ वो कई अपराधियों को भी क्षमादान दे सकता है, जिसको सर्व क्षमा कहते हैं, एमनेस्टी कहते हैं। तो राज्याध्यक्षों के ये जो अधिकार हैं, ब्रिटेन में सम्राट का जो अधिकार है वो कानून के शासन की धारणा को सीमित करने वाला है, क्योंकि कानून का शासन अधिकारों की समानता में विश्वास रखता है, न कि किसी खास पदधारी के विशेषाधिकारों में। केवल राज्याध्यक्ष को ही नहीं बल्कि हर देश में जो विदेशी राजनयिक होते हैं, जो राजनयिक दो देशों के बीच संबंधों के संचालन की कड़ी होते हैं। आप जानते हैं कि आज के युग में सभी सभ्य राज्यों का संबंध एक दूसरे से होता है। राजनयिक संबंध, वाणिज्यिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, और इन संबंधों के संचालन के लिए हर देश में एक ऐसा क्षेत्र स्थापित किया जाता है जिसको दूतावास कहते हैं। और इस दूतावास में उस राज्य के जिन राज्यों से संबंध है उनके राजनयिक निवास करते। ये राजनयिक, ये राजदूत दोनों देशों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, संपर्क सूत्र का कार्य करते। इन दूतावासों को या इन दूतावासों में रहने वाले कार्मिकों को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। क्या उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं? कि जिस देश में वो रह रहे हैं, जिस देश में वो दूतावास स्थित है, उस देश के कानून का उल्लंघन करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए अमेरिका का राजदूत यहाँ पर नई दिल्ली के दूतावास में रहता है, उसने भारत सरकार के किसी कानून का उल्लंघन किया, तो भी उस उल्लंघन के विरोध में उस पर भारत के न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके विरुद्ध मुकदमा सिर्फ अपने देश की अदालत में, यानी अमेरिका की अदालत में अमेरिकी कानूनों के अनुसार ही चलाया जा सकता है। तो है ना ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन। अगर रूल ऑफ लॉ कहता है कि देश में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उस देश के कानून के अधीन हैं, तो फिर दूतावास के कर्मचारियों को ये उन्मुक्ति क्यों दी गई? और यदि ये उन्मुक्ति दी गई है तो ये सरासर रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। केवल इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि सामुद्रिक व्यापार भी विभिन्न देशों के मध्य होता है और हर देश की अपनी एक सामुद्रिक सीमा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा
नियंत्रित होती है कि एक समुद्र तट से लगा हुआ राज्य समुद्र में 6 मील या 12 मील कहां तक उसका अधिकार क्षेत्र होगा। अगर उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई विदेशी जहाज घुस आता है, मान लीजिए भारत की हिंद महासागर में सीमा 6 मील तक है, उस 6 मील में अगर कोई चीनी जहाज घुस आता है या अन्य किसी देश का जहाज घुस आता है, तो ये कानून का उल्लंघन हुआ और भारत सरकार को ऐसे देश के विरुद्ध, उसकी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये विदेशी जहाज रूल ऑफ लॉ का अपवाद है, यानी कानून का उल्लंघन करने के बावजूद, सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करने के बावजूद विदेशी जहाज के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। वैसे ही जैसे दूतावास में निवास करने वाले राजनयिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इन जहाजों पर भी उनके अपने देश के कानून लागू होते हैं, लेकिन इससे विधि के शासन की धारणा सीमित होती है, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इन सब के अतिरिक्त गृह मंत्री को भी ब्रिटेन में कुछ कानूनेतर शक्तियां प्राप्त हैं। कानून से परे कुछ अधिकार उसे प्राप्त है। जैसे किसी भी देश में नागरिकता प्रदान करने और नागरिकता वापस लेने के कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का अनुपालन करते हुए ही कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या नागरिकता खो सकता है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है आमतौर पर, लेकिन ब्रिटिश गृह मंत्री को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी विदेशी व्यक्ति को ब्रिटेन का नागरिक होने का प्रमाण पत्र दे सकता है या ब्रिटेन में रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक का ब्रिटिश नागरिकता का प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है, किसी भी अवांछित विदेशी को देश से निकाल सकता है और उसके इन कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता, भले ही उसने मौजूदा नागरिकता कानूनों से परे जाकर कोई कार्यवाही की हो, किसी को नागरिकता दी हो या किसी की नागरिकता छीनी हो या किसी विदेशी को बाहर जाने का आदेश दिया, फिर भी उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये भी व्यवहारता रूल ऑफ लॉ को सीमित करता है। और जैसा मैंने बताया आपको कि सेना के ऊपर सैनिक विधियां लागू होती हैं, सैनिकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई सैनिक न्यायालयों में ही होता है, साधारण न्यायालयों में नहीं होता। जबकि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे, चाहे वो साधारण नागरिक हो या सरकारी कार्मिक। तो सैन्य अधिकारी सरकारी कार्मिक होते हुए भी रूल ऑफ लॉ से ऊपर हैं, क्योंकि उन पर सामान्य कानून लागू नहीं होते, उन पर सैनिक विधियां लागू होती हैं जो अलग से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही निर्मित की जाती हैं। और अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके मुकदमों की सुनवाई भी साधारण न्यायालय में नहीं होती, बल्कि सैनिक न्यायालयों में होती। इसके अलावा ब्रिटेन में जूरी प्रथा का जो विकास हुआ है, जो वहां की न्याय व्यवस्था की एक खासियत है, उसने भी कानून के शासन की धारणा को सीमित करने का कार्य किया है। ये जूरी प्रथा क्या है, जूरी व्यवस्था क्या है? आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुकदमे की सुनवाई साधारण न्यायालय में किस आधार पर की जाती है? साक्ष्य के आधार पर की जाती है। अगर किसी अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य हैं
तो वो दंडित किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, और अपराध करने के बावजूद भी उसके अगेंस्ट में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो दोषी होते हुए भी छूट जाता है, क्योंकि उसके अपराध का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जब कोई निरपराध व्यक्ति, उसके विरुद्ध साक्ष्य उपस्थित होने के कारण न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। यानी जिसने अपराध नहीं किया है, अगर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर दिया गया, वो न्यायालय में पेश कर दिया गया, तो अपराधी मान लिया जाता है, उसे दंडित कर दिया जाता है। इसके विपरीत अगर कोई अपराधी वास्तव में है, दोषी व्यक्ति है, लेकिन वो सारे साक्ष्यों को मिटा देता है जो उसे अपराधी सिद्ध करे, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय से छूट जाता है। लेकिन क्या ऐसा होना न्याय संगत है कि दोषी को सजा ना मिले और निर्दोष को सजा मिल जाए? लेकिन साक्ष्य आधारित निर्णय का ये दोष है। इस दोष को कम करने के लिए ही ब्रिटेन में जूरी सिस्टम को लागू किया गया है। ये जूरी क्या होती है? जूरी कुछ न्यायविदों का, कुछ अनुभवी न्यायविदों का, कानून के जानकारों का एक समूह होता है, जिस समूह को साधारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर फिर से विचार का अधिकार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी साधारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं किया है न्यायालय ने, तो वो जूरी में अपील कर सकता है, जूरी में अपना मुकदमा ले जा सकता है कि हमारे मुकदमे की सुनवाई फिर से की जाए। ये जो जूरी के मेंबर्स होते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है कि इनके द्वारा साक्ष्य के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाता जैसा कि न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ये किस आधार पर निर्णय देते हैं? मानवीय आधार पर निर्णय देते हैं। यानी देखते हैं कि अपराधी ने अपराध किन परिस्थितियों में किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया हो अपराध करने के लिए, जबकि वो जन्मजात अपराधी नहीं है, अपराध करना उसकी प्रवृत्ति नहीं है। या वो ये भी देखता है कि कहीं अपराधी के खिलाफ जानबूझकर साक्ष्य इकट्ठा करके उसे दंडित तो नहीं किया गया। वो इन मामलों पर, इन परिस्थितियों पर विचार करता है। देखता है कि एक व्यक्ति अगर पहली बार अपराध कर रहा है, यानी वो जन्मजात अपराधी नहीं है, परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे पर वार कर देता है और उस वार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, यानी गैर इरादतन उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। किस लिए? अपनी जान की रक्षा के लिए। तो अपनी जान की रक्षा करना भी तो व्यक्ति का अधिकार है, उसका कर्तव्य है। इस अधिकार की प्राप्ति में अगर उसके द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जन्मजात अपराधी है। तो जूरी इस पर विचार करती है और ये मानती है कि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, और वो इन मानवीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर निर्णय देती है, न कि साक्ष्य के आधार पर निर्णय देती है। तो जूरी सिस्टम के इस विकास ने कानून के शासन की धारणा को सीमित किया है, क्योंकि कानून के शासन की धारणा में न्याय किसके द्वारा किया जाता है? साधारण न्यायालयों के द्वारा किया जाता है, जबकि जूरी व्यवस्था में, जूरी प्रथा के अनुसार साधारण न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई का कार्य
जूरी के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रथा भी कानून के शासन की धारणा को सीमित करती है। तो डायसी ने कानून के शासन की जो विशेषताएं बताई, कानून की सर्वोच्चता, कानून की समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा, एक समान न्यायालय, ये व्यवहार में अब ब्रिटेन में सीमित हो गए हैं। कई ऐसे फैक्टर्स उपस्थित हुए हैं, कई ऐसे तत्व उपस्थित हुए हैं जो रूल ऑफ लॉ की धारणा को सीमित करते। अगर हम भारत जैसे देश में रूल ऑफ लॉ की स्थिति देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट का, विधि के शासन की धारणा का जो मूल तत्व है क्या है? शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाना ताकि नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो जो मूल धारणा है कानून के शासन की, वो हमें प्राचीन भारत के विभिन्न ग्रंथों में देखने को मिलती है, क्योंकि इन ग्रंथों में, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, इन सब में शासक के ऊपर जिस नियंत्रण की स्थापना की गई है वो नियंत्रण है प्रजा के कल्याण का, राजधर्म के पालन का। यानी धर्म नियंत्रित करता है शासक को। शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का कल्याण करना। शासक को इसको ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। ये उल्लेख मिलता है कि जो राजा इस धर्म का पालन नहीं करता उसकी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। तो राजा को इस धर्म का पालन करना चाहिए। यानी धर्म के नियंत्रण की स्थापना की गई राजा के ऊपर। वैसे राजतंत्र में राजा की इच्छा सर्वोपरि होती है, लेकिन भारत में जो राजतंत्रीय व्यवस्था देखने को मिलती है प्राचीन भारत में, जैसा कि इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, उनमें राजा के ऊपर सबसे बड़ा नियंत्रण उसके धर्म का है, राजधर्म का, उसके कर्तव्य का है। जो कर्तव्य उसे अपनी प्रजा के प्रति निभाना चाहिए। अब स्वतंत्र भारत में यदि हम देखें तो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को ब्रिटिश मॉडल के अनुरूप संविधान के माध्यम से अपनाया गया। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था, इसलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। रूल ऑफ लॉ भी उनमें से एक है। भारत में भी व्यक्ति के शासन के स्थान पर कानून के शासन की स्थापना की गई। किसको सर्वोच्चता प्रदान की गई? संवैधानिक कानूनों को सर्वोच्चता प्रदान की गई। ये बात और है कि हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित नहीं है, बल्कि एक संविधान सभा के द्वारा एक समय विशेष में सोच विचार कर बनाया गया है। एक बार जब संविधान बन गया तो उसके बाद उस संविधान को ही सर्वोच्च मान लिया गया। ये माना गया कि जो भी शासक होंगे या जो भी भारत के नागरिक होंगे, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उन सबको कानून को सर्वोच्च मानते हुए, संवैधानिक कानून को सर्वोच्च मानते हुए कार्य करना होगा, अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा। यानी संविधान को देश का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया, आधारभूत कानून घोषित किया गया। और अनुच्छेद 13 में यह घोषित किया गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून तभी वैध होंगे जब वे संविधान के प्रावधानों के अनुकूल होंगे। केशवानंद भारती केस उपस्थित हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है,
संविधान में संशोधन का भी अधिकार रखती है, लेकिन वो संविधान के मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक ने भी एक विवाद में ये कहा कि हमारा संविधान विधि के शासन की धारणा से ओतप्रोत, यानी हमारे देश में भी सर्वोच्चता कानून की है, संवैधानिक कानून की है, किसी शासक की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी सरकारी अधिकारी की नहीं। डायसी ने जिस कानून की समानता की बात कही, रूल ऑफ लॉ की धारणा में, कि सबके लिए एक जैसे कानून होंगे और कानून के सम्मुख सभी बराबर होंगे, कानून व्यक्ति व्यक्ति के मध्य किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये कानून के समक्ष समानता हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में देखने को मिलती है, जिसमें सभी को कानून की नजरों में समान घोषित किया गया है। यानी कानून अमीर गरीब, जाति, रंग, धर्म, इन पर कोई विचार नहीं करता। कानून की नजरों में सभी व्यक्ति हैं और सभी नागरिक हैं। एक नागरिक के रूप में अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो दंडनीय है। आर्टिकल 17, जिसके तहत छुआछूत का, अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, यानी यहाँ भी कानून की समानता दिखाई देती है कि सार्वजनिक जीवन में जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अछूत का बर्ताव सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक समान हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हुए आर्टिकल 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत किसी भी प्रकार की उपाधि दिए जाने का निषेध किया गया है कि सरकार की तरफ से किसी भी नागरिक को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों के समय में दी जाती थी, जैसे अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद कहा था, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। इस तरह की तमाम उपाधियों का निषेध कर दिया गया भारतीय संविधान के तहत। स्वतंत्र भारत का संविधान जब निर्मित किया गया तो मकसद था कानून के समक्ष समानता स्थापित करना। अनुच्छेद 19 जिन 6 नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है, उन स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने का दायित्व किसे सौंपा गया है? स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका को। यानी साधारण न्यायालयों के द्वारा मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और अगर किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उस अधिकार को की गारंटी प्रदान करती है। आर्टिकल 32 के तहत, जिसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायपालिका के सम्मुख जा सकता है और न्यायपालिका नाना तरह के रिट जारी करके, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इन लेखों के माध्यम से वो नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित बनाती है। यानी रूल ऑफ लॉ का जो विशेषता डायसी ने बताई कि वो नागरिक अधिकारों का रक्षक होता है, ये विशेषता भी भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को अनुलंघनीय मानता है, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने
पेश करना होता है, उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होता है और उचित कारण होने पर ही उसकी गिरफ्तारी को जारी रखा जा सकता है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी अनायास ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। यही नहीं, न्यायिक समीक्षा के अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका संसद द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कार्यपालिका के अन्य सदस्यों के द्वारा जारी आदेशों को अवैध घोषित किया जा सकता है अगर वो आदेश, अगर वो कानून संविधान की किसी धारा के विरुद्ध होते हैं तो संविधान में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भारत में रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। लेकिन अन्य देशों के समान भारत जैसे विकासशील देश में भी रूल ऑफ लॉ के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में दिखाई देता है, भारत में भी कमोवेश दिखाई देता है। यहाँ भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कानून के शासन की धारणा के अनुकूल नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके अनुसार उसे किसी भी न्यायालय में पेश होने का आदेश नहीं दिया जा सकता और ये स्थिति उसे सामान्य नागरिकों से उच्च स्थिति प्रदान करती है। केवल राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको भी कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। जैसे संसद का अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी कानून का उल्लंघन करने पर भी किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फौजदारी मामले जिनका संबंध हत्या, आगजनी, लूटपाट, डकैती इन सब से है, उन मामलों में तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन दीवानी मामलों में नहीं। जिन मुकदमों का संबंध संपत्ति से है या नागरिकों के आपसी संबंधों से है, समझौतों से है, उनका अगर उल्लंघन सांसदों के द्वारा किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कब? जब संसद का अधिवेशन शुरू होने में 40 दिन से कम रह गए हो या उसका अधिवेशन समाप्त हुए अभी 40 दिन नहीं बीते। धार्मिक नियमों और प्रथाओं की इतनी प्रबलता भारत जैसे देश में दिखाई देती है कि लोग संवैधानिक कानूनों की परवाह नहीं करते या संसद द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति भी उपेक्षा का भाव रखते हैं। आपने देखा कि कैसे कोविड-19 के दौर में दिल्ली में मरकज के लोगों का व्यवहार कैसा था, या केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं के प्रवेश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उसके विरुद्ध वहां के धार्मिक कट्टरपंथियों ने कितना विरोध प्रदर्शन किया। न्यायालय का निर्णय व्यवहार में लागू नहीं हो सका। ऑनर किलिंग से संबंधित खाप पंचायतों के द्वारा जो फरमान जारी किए जाते हैं या उलेमाओं के जो फरमान होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कानून के शासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी आम जनता इन धर्म गुरुओं के, धार्मिक सत्ताधारियों के आदेशों को ज्यादा महत्व देती है बजाय संवैधानिक कानूनों के या न्यायपालिका के
निर्णय की। इस स्थिति को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता, आचरण संहिता के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, और यदि ऐसा होता है तो ये रूल ऑफ लॉ की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। इन सबके अतिरिक्त भारत में रूल ऑफ लॉ के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये है कि भारतीय नागरिक कानूनों के पालन के प्रति सचेत नहीं है। वो सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीन है। उन्हें कानूनों की जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी नहीं होगी तो उसके पालन के अभ्यस्त वो कैसे होंगे? ये एक बड़ी बाधा है जिसके कारण व्यवहार में भारत में विधि का शासन प्रभावी नहीं हो सका है। लोक अदालतों की स्थापना की गई है, फिर भी भारत में न्याय सर्वसुलभ नहीं। रूल ऑफ लॉ का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है कि सभी को न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए। भारत जैसे देश में न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी है और इतनी ज्यादा खर्चीली है कि आम नागरिकों के द्वारा अपने अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन वो न्यायालय तक पहुंचने का खर्च वहन नहीं कर सकते। न्यायिक भ्रष्टाचार की घटनाएं भी यदा कदा सामने आती रहती हैं, जिसके कारण न्यायपालिका सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, प्रश्न चिन्ह लगते हैं। न्यायपालिका को रूल ऑफ लॉ का संरक्षक माना जाता है, लेकिन जब न्यायपालिका पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ कितना प्रभावी होगा। हालिया समय में मॉब लिंचिंग की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, भीड़ हत्या, उसने भी रूल ऑफ लॉ को चुनौती दी है। भीड़ विधि की प्रक्रिया का इंतजार किए बिना किसी व्यक्ति का निर्णय खुद ही कर देती है। अपराधी मानते हुए तत्काल उसकी पिटाई कर उसे सजा सुना देती है, उसे मौत के घाट उतार देती है। ये घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर भीड़ हिंसक बन जाती है। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 साधुओं की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उन साधुओं को चोर समझ रही थी। ये घटनाएं जो मॉब लिंचिंग से संबंधित हैं, वो रूल ऑफ लॉ के सरासर विरुद्ध है। राजनीति, प्रशासन और अपराध का जो नेक्सस बना हुआ है, उसके कारण अपराधियों को समय से सजा नहीं मिल पाती, जिसके कारण आम लोगों का कानून के शासन में से विश्वास उठता जा रहा है, और शायद इसीलिए मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मुश्किल ये है कि हमारे देश में कानूनों के निर्माण पर जितना ज्यादा जोर दिया जाता है, उतना उसके क्रियान्वयन पर नहीं दिया जाता। साथ ही कानूनों के उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान न होने के कारण हमारे देश में लोग कानून को गंभीरता से लेते भी नहीं हैं।
हालांकि अब स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड के साथ साथ अन्य कठोर दंडों की व्यवस्था भी की जा रही है। ये स्थिति परिवर्तन की सूचक है और यदि वो जारी रही तो रूल ऑफ लॉ को प्रभावी बनाया जा सकेगा, भारत जैसे देश में भी। एक बड़ी चुनौती हमारे देश में कानूनों का अस्पष्ट और जटिल होना है। कानून इतने स्पष्ट नहीं होते, उसकी भाषा इतनी स्पष्ट नहीं होती कि वो हर व्यक्ति की समझ में आ जाए, और इस अस्पष्टता का लाभ सरकारी अधिकारियों के द्वारा कई बार उठाया जाता है, क्योंकि वो अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, जबकि आम नागरिक उसे अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं, और इस अस्पष्टता के कारण कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। कानून के क्रियान्वयन में देरी होती है, बाधा पहुंचती है। तो ये था भारत में रूल ऑफ लॉ की स्थिति। संवैधानिक व्यवस्था कैसी है और व्यवहार में उसका पालन किस रूप में हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं, कौन सी चुनौतियां। अब रूल ऑफ लॉ के विषय में जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है, नया विकास हुआ है, वो है वैश्विक स्तर पर कानून के शासन की स्थापना की बात। आप सब ये जानते हैं कि वर्तमान दौर उदारीकरण और वैश्वीकरण का है, और इस दौर में दुनिया की आर्थिक समृद्धि के लिए विधि के शासन की वैश्विक धारणा का प्रतिपादन किया जा रहा है। यानी आर्थिक समृद्धि दुनिया को तभी प्राप्त हो सकेगी जब विश्व स्तर पर दुनिया के सभी देशों के नागरिक वैश्विक आर्थिक संस्थाओं, कौन सी वैश्विक आर्थिक संस्थाएं हैं? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, उनके अनुपालन को हर देश में प्रोत्साहित किया। हर देश के लोग अगर इनके द्वारा बनाए गए नियमों को मानेंगे तो ये वैश्विक रूल ऑफ लॉ की स्थिति होगी, और ऐसा करना दुनिया से गरीबी को दूर करने के लिए जरूरी है। लोगों को उनके मानवाधिकार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति तब की जा सकती है जब हर देश अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं में इनके अनुरूप परिवर्तन करे। अभी क्या होता है कि हर देश अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए, अपने संविधान को सर्वोच्च मानते हुए इन वैश्विक संस्थाओं के नियमों पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करता है, उनको खुली छूट नहीं देता अपने देश में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की। अभी हाल में आपने देखा कि कैसे भारत ने चीन को प्रतिबंधित किया कि वो उदारीकरण का लाभ उठाते हुए, वैश्वीकरण का लाभ उठाते हुए भारत में अपने उद्योग तो लगाएगा, लेकिन उसके लिए भारत सरकार से उसे परमिशन लेनी जरूरी होगी, उसे कानूनी कार्यवाहियों को पूरा करना होगा। चीन ने इसे अपने व्यापार में बाधक तत्व के रूप में लिया और कूटनीतिक तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाया।
अपनी शक्ति का बल, सेना का बल उसके द्वारा सीमा पर दिखाया गया, ताकि भारत उसकी आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने से बाज आए। तो आर्थिक उदारीकरण के दौर में ये माना जा रहा है कि हर देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। नियमों और कानूनों को जो उस देश में निर्मित किए गए हैं अपने देश के लिए, उनकी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए, उनको शिथिल किया जाना चाहिए, ताकि वैश्विक व्यापार सुगमता पूर्वक चल सके, क्योंकि ऐसा होने में ही उस देश का भी कल्याण है, उस देश का भी आर्थिक विकास होगा, दुनिया के अन्य राष्ट्रों का भी आर्थिक विकास। और इस नए तरह के रूल ऑफ लॉ की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने तरीके से प्रयासरत हैं। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आपने व्यापक रूप में देखा। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, तमाम उदार लोकतांत्रिक राज्यों में इसे शासन का आधार बनाया गया, और भारत जैसे विकासशील देश में इसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर रूल ऑफ लॉ की स्थापना की कोशिश की जा रही है।